हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पीछे थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। और ये टॉपिक इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार के ज्योग्राफी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई जगह अर्थक्वेक आए हैं, तो यूपीएससी उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की, और यहाँ पे हमारा टारगेट है केवल और केवल प्रीलिम्स जो आपका 25 को होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पर केवल और केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को चर्चा करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प मिले ज्योग्राफी की। तो चलिए देखते हैं हम लोग अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो आप जानते हो हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं, और उन प्लेटों के अंदर मूवमेंट होता है, और इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट के वजह से कुछ सबडक्शन होता है, कुछ टक्कर होती है, और उन्हीं प्लेटों पे हम आप रहते हैं। और इसी वजह से जब वो प्लेटें हिलती हैं, तब उस पे बैठे हम, हमारा घर, ऑफिस, खेत, मकान, दुकान सारे हिल जाते हैं। तो इसीलिए यानी टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से जो अर्थ क्रस्ट पे वाइब्रेशन ओरिजिनेट होता है या जनरेट होता है, उसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। समझ गए। यानी यहां पर हम देखेंगे जिस पॉइंट पर हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं फोकस, और इसका एक नया नाम भी होता है हाइपोसेंटर। तो ये नाम भी याद रखिएगा, इसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। और यहां से जो इसका वर्टिकल पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं हम लोग एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी एग्जाम में आ जाए कि अर्थक्वेक के टाइम सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहां पे होता है, तो 90% बच्चे आंसर क्या करते हैं, एपी सेंटर पे। लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि एपी सेंटर पे सबसे पहले अर्थक्वेक वेव जाती है, ना कि वहां डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन कहां पे होता है, जो इसके नियरेस्ट पॉइंट है, लाइक ए, बी, सी और डी। यानी कभी भी जो डिस्ट्रक्शन होगा सबसे ज्यादा होगा इसके नियरेस्ट पॉइंट लाइक ए और बी में। और अर्थक्वेक वेव सबसे पहले कहां पहुंचेंगी, एपी सेंटर पे। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे कम है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये अर्थक्वेक वेव कितने टाइप की होती हैं। तो बच्चों, ये अर्थक्वेक वेव बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। एक को बोलते हम लोग बॉडी वेव। बॉडी वेव में 2 टाइप की होती हैं, एक को बोलते हैं पी, एक को बोलते हैं एस। ये हालांकि हमने पहले ही कर रखा था, जो आप मेरी इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाला लेक्चर देखोगे वहां आपको मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव भी, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव भी। इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसके पार्टिकल की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होती है। एस को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वेव, इसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये चलती है केवल सॉलिड में, ये चलती है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं जो हमारी दूसरी वेव होती है उसे बोलते हैं हम लोग सरफेस वेव। वो नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा आप लोग को। सरफेस वेव, सरफेस वेव को हम लोग बोलते हैं एल वेव भी। एल वेव जो होती है इसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये मियांड्रिंग करते हुए चलती है, और कभी भी
अर्थक्वेक आने पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किस वेव से होता है? एल वेव से। लेकिन आजकल इसका एक नया वर्जन भी खोज लिया गया है जिसे बोलते हैं हम लोग आर वेव। आर का मतलब होता है रेलिक वेव और इसकी स्पीड होती है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड और ये रोलिंग करते हुए चलती है। तो ये बेसिक पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए जिससे एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं अर्थक्वेक आने के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसके कॉज में हम देखेंगे, इसके कॉज में होंगे दो टाइप के, एक होंगे नेचुरल, एक होंगे मैन मेड। नेचुरल में हमारा हो जाएगा प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट में आप देखेंगे पहली प्लेट का मूवमेंट होता है जब प्लेटें एक दूसरे के सामने चलती हैं, इन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट। दूसरी में प्लेट एक दूसरे के दूर जाती हैं, इन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंट। और एक में प्लेट एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ये रखेंगे। तो सबसे पहला जो कारण होगा अर्थक्वेक के आने का वो हो जाएगा हमारा प्लेट मूवमेंट। ये सबसे पहला नेचुरल कारण होगा। सेकंड हो जाएगा हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी। तीसरा हो जाएगा हमारा फॉल्ट, फॉल्टिंग और फोल्डिंग। जब कहीं भी किसी चट्टान में क्रैक पड़ेगी उससे भी होगा, मोल्ड पड़ेंगे उससे भी होगा। ये हो गए हमारे नेचुरल। और मैन मेड में क्या हो जाएंगे? मैन मेड में सबसे बड़ा होगा हमारा न्यूक्लियर ब्लास्ट या न्यूक्लियर टेस्ट। आपने देखा होगा न्यूक्लियर टेस्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा बिग डैम हो जाएंगे। जो बड़े बड़े डैम बनते हैं उनसे भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया में टिहरी डैम। वर्ल्ड में अगर एग्जांपल देखेंगे तो चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम हो जाएगा। इसके अलावा जो हो जाएंगे डीप माइनिंग, डीप माइनिंग हो गया आपका, ड्रिलिंग हो गया। तो ये सभी हो गए हमारे क्या मेन मेड फैक्टर हो गए। तो इन फैक्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन फैक्टर की हमने चर्चा कर ली है। ये मैंने पहले बता दिया आप लोग को कि पी वेव, एस वेव, एल वेव। लेकिन आजकल एग्जाम में क्या आते हैं, एल वेव से ज्यादा आपको आर वेव के बारे में भी चर्चा की जाती है। अब आते हैं डेप्थ के बेसिस पे हमारे अर्थक्वेक कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे अर्थक्वेक जो डेप्थ के बेसिस पे होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के, जिनमें पहला होता है हमारा शैलो डेप्थ, शैलो अर्थक्वेक हो जाएगा। शैलो अर्थक्वेक की जो गहराई होगी वो 0 से 10 किलोमीटर के अराउंड होगी। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं 70 से लेकर 80% शैलो डेप्थ आते हैं। दूसरा आता है मीडियम रेंज, ये हो जाएगा 10 से 70 किलोमीटर।
ये डाटा आप लोग को अलग अलग मिलेगा कई किताबों में। डाटा बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए यूपीएससी नहीं पूछती है, आपसे सिंपल पूछेगा सैलो डेप्थ। इसमें हो जाएगा 10 से 20% तक हो जाएगा। और सबसे गहरा होता है डीप अर्थक्वेक, और डीप अर्थक्वेक केवल होता है 1 से 3% तक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गहराई के आधार पे। अब आते हैं अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, अर्थक्वेक के मेजरमेंट के लिए ये बता दिया मैंने आप लोग को। टेक्टोनिक हो गए, प्लेट का मूवमेंट हो गया, फॉल्टिंग हो गया, वॉल्केनिक। देखो यहां पे मैन मेड और आर्टिफिशियल नहीं दिया है, यहां पे रिजर्वर। इसीलिए ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए मैन मेड और नेचुरल करके क्वेश्चन बना सकता है। अब देखेंगे यहां पे बच्चों, अर्थक्वेक के मेजर करने के लिए 2 स्केल होते हैं, एक होता है रिएक्टर, एक होता है मर्केली। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ये पढ़ तो लेते हैं लेकिन इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक होता है इंटेंसिटी स्केल, एक होता है मैग्नीट्यूड स्केल। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब होता है नुकसान। अब सोचो, अगर सेम अर्थक्वेक, बहुत ध्यान सुनिए, सेम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक अगर थार के डेजर्ट में आए तो शायद नुकसान 0 हो, और सेम एंड इंटेंसिटी का अर्थक्वेक किसी पाकिस्तानी शहर में आए। अब मैं इंडिया का एग्जांपल क्यों लूं, हम अपने देश का एग्जांपल क्यों लें, किसी ऐसे शहर में आया, वहां पे नुकसान ज्यादा हुआ, तो इससे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाता है। यानी इंटेंसिटी हमें वो बता नहीं पाता है जो एक्चुअल में हमें नुकसान हुआ, क्योंकि वो दिखाता है कि बिल्डिंगें कितनी गिरी, कैजुअलिटी कितनी हुई। यानी ये जो स्केल है ये अनुभव के आधार पे बनाया गया था, एक्सपीरियंस बेस्ड था, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम थी, और इसको बनाया था इटालियन साइंटिस्ट मर्केली ने 1902 में। इस स्केल की जो रेंज होती है 1 से लेकर 12 तक होती है। अब आते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी रिलीज हुई। अब एनर्जी रिलीज की बात करेंगे तो आप देखोगे कि चाहे 6 रिएक्टर स्केल पर किसी म्यांमार के सिटी में आए तब भी एनर्जी उतना ही निकलेगा, चाहे थार के डेजर्ट में आए तब भी एनर्जी उतना ही निकलेगा। इसलिए इसको परफेक्ट स्केल बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यूपीएससी द्वारा पूछ सकता है। इसमें एनर्जी रिलीज की बात होती है, ठीक है, इसमें विजुअल डैमेज की बात होती है, यानी ये अनुभव के आधार पे होता है, और इसमें स्केल की रेंज होती है 0 से 9। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी हर यूनिट पिछली यूनिट से 10 टाइम मल्टीपल होती है। लेकिन मल्टीपल क्या होती है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ध्यान रखें, यानी एम्पलीट्यूड यानी वेव की ऊंचाई 10 टाइम बढ़ जाती है, लेकिन एनर्जी 32 टाइम। ध्यान रखेंगे, एनर्जी नेक्स्ट यूनिट में 32 टाइम बढ़ती है, लेकिन जो वेव की हाइट है, हाइट को ही क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड 10 टाइम बढ़ जाता है। ये बहुत बारीक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, साइंस में जिसने एम्पलीट्यूड पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। वहीं आते हैं, एक होता है रिएक्टर स्केल हो गया हमारा, एक हो गया सिस्मोग्राफ। ध्यान रखेंगे, सिस्मोग्राफ वो मशीन है जिसमें रिएक्टर स्केल लगा हुआ है, उस मशीन का नाम है
सिस्मोग्राफ, और स्केल उसके अंदर लगा हुआ है। इसकी इन्वेंशन किया था अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने। एक चीज और देखेंगे कि इसमें एनिमल बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एनिमल के सुनने की रेंज हमसे ज्यादा होती है। जैसे इंसानों की सुनने की रेंज होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, लेकिन कुछ जानवरों की इससे कम होती है, जिन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक, कुछ की इससे ऊपर अल्ट्रासोनिक। इसलिए जानवर उस साउंड को, उस वेव को फील कर पाता है जिसे हम नहीं फील कर पाते। इसीलिए एनिमल बिहेवियर नोटिस किया जाता है। और सबसे लेटेस्ट जो रिसर्च चल रही है वो सांपों पर और मधुमक्खियों पे चल रही है, तो इस पर पूछ सकता है। आगे देखते हैं अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नेचुरल फैक्टर में देखो लैंडस्लाइड भी आप देख लेंगे, सुनामी भी आती है, ये नेचुरल फैक्टर में है। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, देखिए ध्यान रखेंगे अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों का एरिया सेम होता है, इसलिए कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो जो जो अर्थक्वेक जोन है वही वोल्केनिक जोन भी है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो कहां आते हैं? पैसिफिक ओशन में। ये ध्यान रखेंगे, दुनिया में लगभग 68% के आसपास अर्थक्वेक पैसिफिक में आते हैं। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर कौन सी बेल्ट है? यहां पर बेल्ट है आपकी कन्वर्जेंट बेल्ट है, यानी प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, और टकराने में क्या होता है? विनाश ज्यादा होता है। आगे हम देखते हैं इंडिया को कितने अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया जाता है। कई जगह आप लोग को 5 बोला जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे ये 4 टाइप है, क्योंकि फर्स्ट जोन हमारे वहां है ही नहीं। सबसे सेकेंड जोन में कौन सा आता है? जिसको लो रिस्क जोन बोलते हैं। ये कौन सा है? ये है पेनिनसुलर इंडिया। जोन थर्ड में कौन सा एरिया आता है? जोन थर्ड में आता है सेंट्रल इंडिया। जोन फोर्थ होता है हाई रिस्क, ये हो जाएगा दिल्ली वाला एरिया, और हिमालयन बेल्ट का फुटहिल हो जाएगा। और जोन 5 हो जाएगा वेरी हाई रिस्क जोन, ये हिमालयन बेल्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग वोल्केनो पे। वोल्केनिक प्रोसेस होती क्या है ये हम समझते हैं। हमारे अर्थ के इंटीरियर से जब गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, और किसके सहारे? एक वेंट क्या होती है? पाइप। जहां पर ये मैग्मा खोल रहा होता है इसे बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। तो यहां से जो लावा निकलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक प्रोसेस। और इस वॉल्केनिक प्रोसेस में 60 से 90% क्या निकलता है? वाटर वेपर निकलता है। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्या निकलता है? यही वाटर वेपर। अगर गैसों की बात करेंगे तो गैसों में सबसे ज्यादा CO2, फिर SO2, फिर H2SO4, ये सभी गैसें निकलती हैं। आपको सारा नहीं रटना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और अगर बात करें गैसों में, क्योंकि वाटर वेपर को हम एज ए गैस कंसीडर करते हैं, तो अगर ऑप्शन में सबसे पहले वाटर वेपर हो तो सबसे पहले आप लोग वाटर वेपर को टिक करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब आते हैं वॉल्केनिक प्रोसेस में जो मटेरियल निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्टिक मटेरियल। ध्यान रखेंगे, ये टर्म्स याद रखिएगा, यूपीएससी ने पूछा है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल उसे बोलते हैं जिस समय पूरा लावा ब्लास्ट के साथ निकलता है।
अब पायरोक्लास्टिक मटेरियल में कई सारी टर्मोलॉजी इस्तेमाल होती है। एक को बोलते हैं हम लोग वॉल्केनिक बॉम्ब। ये वॉल्केनिक बॉम्ब सबसे बड़े टुकड़े होते हैं जो निकलते हैं। उसके बाद होते हैं स्कोरिया, ये थोड़े छोटे होते हैं। उसके बाद होते हैं लैपली, यहां पे कर दीजिएगा लैपली, जो मटर के जो अखरोट के समान होते हैं। और सबसे छोटा टुकड़ा कहलाता है हमारा ऐश, राख। तो ये चीज याद रखिएगा, सबसे बड़े टुकड़े कहलाते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब, फिर स्कोरिया, फिर लैपली, फिर ऐश, ये हो गए। अब वॉल्केनो आने के फैक्टर क्या होते हैं? तो वॉल्केनिक प्रोसेस के सबसे बड़े फैक्टर होते हैं प्लेटों के मूवमेंट, क्योंकि प्लेटों में क्या होते हैं, जब टकराएंगी यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी तो वहां पर क्या होगा, जब प्लेटें टकराएंगी एक प्लेट क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी, और यहां पर सबडक्शन के बाद क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। इससे वॉल्केनिक प्रोसेस होगी। अब कई जगह डायवर्जेंट भी होगा। डायवर्जन में जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं तो वहां भी लावा निकलेगा, वहां भी हो वॉल्केनिक प्रोसेस होगी। तो यानी वॉल्केनिक प्रोसेस होने के लिए प्लेटों का मूवमेंट काफी जरूरी होता है। तो ध्यान रखेंगे उसमें कौन सा, तो ध्यान रखेंगे कन्वर्जेंट भी जरूरी है, डायवर्जेंट भी। लेकिन एक प्लेट और होती है जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। लेकिन ट्रांसफॉर्म में किसी प्रकार की वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। यह पॉइंट एलिमिनेशन मेथड के लिए आ सकता है अगर स्टेटमेंट में हो, क्योंकि यहां पर प्लेटें केवल एक दूसरे से फ्रिक्शन करती हैं, तो यहां पर एनर्जी तो रिलीज होती है लेकिन वॉल्केनिक प्रोसेस नहीं होती है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखेंगे यहां से गैसें निकलती हैं, एसेस निकलते हैं, मॉल्टेन रॉक लावा निकलता है, बताया ही थे मैंने आप लोग को। अब देखेंगे वॉल्केनो को एक्टिविटी के बेस पर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है, इसे हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। पहला हो जाएगा एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो होता है जहां पर कॉन्टिन्यूएशन लावा इरप्ट होता रहता है, और इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहां पर है, एंडीज माउंटेन में है। अगर पूछ ले दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो ओजास डेल सलाडो, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कई बच्चों को पता भी हो। ओजास डेल सलाडो, ये भी एंडीज माउंटेन में है। अब हमने दुनिया की बात तो कर ली, इंडिया में कोई है क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल है। यह है बैरन, बैरन आइलैंड। ये कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार में, यानी इंडिया में भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। दूसरा टाइप होता है डोरमेंट। डोरमेंट वो होता है जहां पर कई वर्षों से एक्टिविटी हुई नहीं है, लेकिन कब अगेन एक्टिविटी हो जाए कोई नहीं जानता। यानी यहां पर एक्टिविटी होने का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसलिए इनको बोलते हम लोग स्लीपिंग वॉल्केनो भी, यानी सोया हुआ ज्वालामुखी भी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फूजियामा, किलीमंजारो,
किलिमंजारो कहां पर है? अफ्रीका में है। इंडिया में कोई है क्या? बिल्कुल है। नारकोंडम, नारकोंडम कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। ध्यान रखेंगे कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। कौन सा? नारकोंडम। ये लोकेशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। थर्ड वन होता है डेड, इसे बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी बोलते हैं। यहां पर कई सौ सालों से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, यानी वहां पर लास्ट 100 या 200 ईयर या इससे भी पहले से कोई भी एक्टिविटी के हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं। इसमें हो जाएगा कोहसिल्तान, ठीक है, पेपाकेटल, इस टाइप के वॉल्केनो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसी टाइप के वॉल्केनो में क्या होता है, जब यहां पर आपको एक शेप दिखाई पड़ेगी, ये देखो, यहां पर ये कटोरे जैसी शेप है, यहां पर एक्टिविटी बंद हो चुकी है। अब एक्टिविटी बंद क्यों होती है? जो ये पाइप है ये ब्लॉक हो जाता है और इस एरिया में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। इसी टाइप की लेक को दुनिया में बोलते हैं वॉल्केनिक लेक या क्रिएटर लेक, क्योंकि ये जो कटोरे जैसी शेप होती है ज्वालामुखी में, इसे बोलते हैं क्रिएटर। कटोरे जैसी शेप को क्या बोलते हैं? क्रिएटर। और क्रिएटर के ही बड़े रूप को बोलते हैं कॉल्डेरा। आगे लैंडफॉर्म होगा, आई थिंक होना चाहिए। हाँ देखो ये रहा कॉल्डेरा है, ये आपका क्या देख रहे हैं? यहां पर पानी भर गया है, यानी क्रेटर के ही बड़े रूप को कॉल्डेरा बोलते हैं, क्योंकि यहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, चाहे बरसात का, किसी चीज का। इसी से बनती है लेक। क्या बनती है? लेक। और दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्केनिक लेक कौन सी है? लेक टोबा। लेक टोबा कहां है? इंडोनेशिया में। आप कहोगे सर कोई इंडिया में इसका एग्जाम्पल है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। ये कौन सा है? ये है लोनार लेक। लोनार लेक कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये पता लग गया आपको, लैंडफॉर्म पता लग गया आपको, लेक पता लग गई। वापस आते हैं हम जिस स्लाइड पे थे हम लोग, हाँ यहां पे थे। यहां हो गया। अब आते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। ध्यान रखेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में सबसे फेमस होता है, देखो सिल्ड वॉल्केनो होता है। ये सिल्ड वॉल्केनो तब बनता है जब लावा डाइवर्जेंट प्लेट, जो दिखाया था मैंने डाइवर्जेंट, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर निकलती हैं और यहां पर लावा दूर तक फैल जाता है, इससे बनता है सिल्ड वॉल्केनो। और इसी सिल्ड वॉल्केनो से बनता है प्लेटू। जो पठार बनते हैं वो सिल्ड वॉल्केनो के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल है हवाईयन प्लेटू भी। और ये किस टाइप का लावा होता है? बेसाल्टिक लावा होता है। ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। सिंडर कोन, सिंडर कोन एक टाइप का वॉल्केनिक लैंडफॉर्म होता है, कुछ इस टाइप का दिखता है आप लोग को वो। और दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वॉल्केनिक लैंडफॉर्म कैसे होते हैं? सिंडर टाइप के होते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सिंडर टाइप के, ठीक है। इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं। लेकिन कभी एग्जाम में पूछ ले कि सबसे ऊंचे ज्वालामुखी कौन से होते हैं, सबसे ऊंचे, तो सबसे ऊंचे होते हैं कंपोजिट। ध्यान रखिएगा, ये टर्मोलॉजी यूपीएससी पूछ लेती है। सबसे ज्यादा तो सिंडर और सबसे ऊंचे पूछेगा तो कंपोजिट होते हैं। ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है। हालांकि इनमें मेंस में क्वेश्चन आता है, पीटी में थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी पे हम इस मामले में भरोसा नहीं कर सकते, वो कोई भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। ये होते हैं मिड ओशनिक रिज। अब यहां से जो लावा निकलता है मिड ओशनिक रिज बनते हैं। और इस पर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि
हमारे अर्थ पर सबसे लंबे माउंटेन चेन कहां पाए जाते हैं? ओशन के अंदर, क्योंकि ओशन के अंदर जो लावा निकलता है उससे लंबे लंबे माउंटेन चेन बनते हैं और ये लगभग 70,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हैं। यानी जब भी रिज की बात की जाए तो एक तरह का ये ओशनिक माउंटेन होता है। क्या होता है? ओशनिक माउंटेन। ये आप लोग याद रखेंगे। अब आएंगे, वो तो हो गए ऐसे लैंडफॉर्म जो सरफेस के ऊपर थे। अब जो लावा निकलता है, लावा देखिए सरफेस के ऊपर होता है और मैग्मा सरफेस के अंदर, क्योंकि मैग्मा के अंदर गैस और मॉइस्चर इंक्लूड होती है और लावा जैसे ही सरफेस पे आता है मॉइस्चर और गैसेस रिलीज हो जाती हैं। तो लावा से जो लैंडफॉर्म बने हैं उन्हें बोलते हैं एक्सट्रूसिव और जो मैग्मा से बनते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रूसिव। अंदर जो लैंडफॉर्म बनते हैं, अंदर जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनके लिए एक फिगर लेके आया हूं। एक फिगर से सारी कहानी पता लग जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में सबसे बड़ा कौन सा होता है तो सबसे बड़ा होता है बैथोलिथ। वहीं जो डोम लाइक शेप बनाता है उसे बोलते हैं लैकोलिथ, डोम लाइक शेप। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे बोलते हैं सिल, जो वर्टिकल होता है उसे बोलते हैं डाइक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये लैंडफॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर रियल में देखना हो तो लार्जेस्ट जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है वो होता है बैथोलिथ। ऐसा होता है। अब कहोगे सर सरफेस के ऊपर कैसे आ गया? सरफेस के ऊपर आ गया ये इरोजन से। अब देखो काफी बड़े होते हैं ये। लैकोलिथ क्या हो गया? बताया था मैंने, डोम लाइक शेप हो गया आप लोग का। इसके एग्जाम्पल कर्नाटक प्लेटू है, ये याद रखिएगा, यूपीएससी इस पे पूछ सकता है आपसे। लेपोलिथ क्या हो गया? ये शशर शेप होता है, यानी कटोरे जैसी आकृति होती है। कौन सा? लोपोलिथ होता है। फैकोलिथ देखो, फैकोलिथ होता है वेव लाइक, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, इसको वेव लाइक बोलते हैं। सिंक्लाइन क्या होता है? घाटी। एंटीक्लाइन होता है टॉप। ये सब याद रखेंगे। सील देखो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया। डाइक क्या हो गया? डाइक हो गया वर्टिकल। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास और जैन स्टडी आप लोग के लेके आया है फाउंडेशन कोर्स 2026 के लिए। और इस पे जुड़ी कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे इन इंक्वायरी नंबर पे आप फोन कर सकते हैं या हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें जरूर दें। थैंक यू।